कोशिश शुरू कर दी एकदम स्टार्टिंग से। मैंने पार्ट 1 बना दिया है। मौर्य वंश के पहले तक की बातें मैंने कर ली है। ठीक है, घनानंद तक हम लोग पढ़ चुके थे, घनानंद तक पढ़ चुके हैं, सिंधु सभ्यता पढ़ सके हैं, सब A to Z हम लोग वहां तक पढ़ सके हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम मौर्य वंश से आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे। अब बिल्कुल की पॉइंट की हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सिर्फ पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चनों को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप यूपी पेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपकी बेस्ट है। बस इन क्वेश्चनों को एक स्टोरी टाइप से आप सुनिए और अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एग्जाम तक आपकी सारी तैयारियां मैं करा दूंगा। इसके अलावा डीआई की स्पेशल क्लास चल रही है। आपको डीआई आपको पता है कि 4 डीआई आनी है, टोटल 20 नंबर होना है और 5 मैथ के नॉर्मल क्वेश्चन होने हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होने हैं। इसका स्पेशल क्लास आपका चल रहा है। बाकी टॉपिक वाइज हम करा ही रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी घटना चक्र की बुक हो या किरण पब्लिकेशन की हो, उन सारी को हम प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य से आगे की बात करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना, सबसे पहले ये पॉइंट याद रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह चाणक्य थे। चाणक्य, इन्हीं की सहायता से, चाणक्य ही सहायता से उन्होंने घनानंद को हराया था, घनानंद को हराया था। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इसमें उन्होंने राजनीति के बारे में लिखा। अर्थशास्त्र से मत समझ लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स के बारे में, राजनीति पर ये पुस्तक लिखी गई है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो रेड है वही पॉइंट आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसका धार्मिक गुरु जो चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु जो थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु ही चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। कई बार पूछी जा चुकी है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। और भारतीय समाज को 7 जातियों में इन्होंने विभक्त किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में एक जगह है, यहाँ पे हुई थी। ठीक है, श्रवण बेलगोला में हुई थी। इतना पॉइंट आप मौर्य वंश से याद करते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इससे बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार है। बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार को जो है अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र घात, अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक, शत्रु विनाशक इसे कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिंदुसार के बारे में याद रखना है, इससे ज्यादा पेट में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अशोक के बारे में जान लेते हैं। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। बिंदुसार का इसका पुत्र था अशोक महान, इसी ने बिंदुसार के बाद राजगद्दी पे बैठा। 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। ठीक है, राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक वर्धन। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक, कलिंग की राजधानी तोसली थी, तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया। इसके अलावा
कलिंग का राजा खारवेल, ठीक है, कलिंग का राजा खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। उपगुप्त, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। अशोक ने शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने इसको पढ़ा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अशोक से रिलेटेड, ठीक। इसकी संख्या 14 है, ठीक है, 14। अशोक ने शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पैंथल ने की थी, पैंथल ने की थी। अब पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेस ने। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक होता था, ग्रामीक कला था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक कई बार पूछा जा चुका है, बृहदत्त था। अंतिम शासक बृहदत्त था। अशोक का नाम देवा नाम प्रिय था, मतलब देवताओं का प्रिय, देवा नाम प्रिय। तो मौर्य वंश से इतना की पॉइंट आपको बस याद रखना है, 1 से 2 बार आप देख लेते हो तो मौर्य वंश का एक भी क्वेश्चन आपका पेट में इससे बाहर का नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पुष्पमित्र शुंग मगध में शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्य वंश का सेनापति था और वह ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। शुंग काल में स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति की रचना की गई थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्पमित्र शुंग ने पराजित किया था। मिनांडर को पुष्पमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्पमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किससे करवाए थे? पतंजलि से। पुष्पमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था, खारवेल ने पराजित किया था। भरहुत सपूत का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। तो इससे इतना बस याद रखना है। कुषाण वंश की बात करूं मैं, ठीक है। कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी, ठीक है। इसका सबसे महान राजा कनिष्ठ था। कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्ठ था। इसकी राजधानी पेशावर और पुरुषपुर कह सकते हो, उस समय पुरुषपुर था, अब पेशावर हो गया है। कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्ठ ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय संघवत चलाया था, जो संघवत कहलाता है। संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो 78 ईस्वी में संघवत की बात हुई थी कुषाणों की, ठीक है। इतना पॉइंट इससे याद रखना है। गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। हम सिर्फ की पॉइंट बता रहे हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस आप एग्जाम से पहले 1 से 2 बार इसको। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, कई बार पूछा गया है, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 से 320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो एक ही बात याद रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम आप लगाइएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी में चलाया था। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो था, ये राजगद्दी पर बैठा 335 ईस्वी में राजगद्दी पर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार बात पूछा जा चुका है, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि की बात करें तो हरिसेन था। हरिसेन जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की,
रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार समुद्रगुप्त से पूछा जा चुका है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसी के शासन काल में चीन का एक यात्री था फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ लोग रहते थे, जैसे आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। याद रखिएगा, हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त का राजकीय भाषा है। गुप्त राजाओं की राजकीय भाषाओं की बात करें तो वो संस्कृत थी। ठीक है, और गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास प्रथा भी प्रचलित। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, संस्कृत भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं कालिदास, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, कालिदास ने की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, प्रथम भारतीय रचना थी, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था। तो इस बुक को कई बार पूछा जा चुका है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है, तो कालिदास ने लिखी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो गुप्त प्रशासन से इतना की पॉइंट आपको याद रखना। अब हम आते हैं पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानते हैं। इसका संस्थापक जो थे वो पुष्पभूति था, जिसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी। इसके उत्तरी राज्य सिरी था। राज्य सिरी का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। ग्रहवर्मन से हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। हेनसोंग ने शूद्रों को कृषक कहा था। कृषक कहा था। ठीक है, बाण भट्ट की बात किया जाए, बाण भट्ट हर्षवर्धन का कवि थे, जिसने हर्षचरित की रचना की है। हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन द्वारा कुछ नाटक लिखे गए हैं, जैसे प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है। ठीक है, तो इतना आपको हर्षवर्धन के बारे में जानना है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की बात कर लें हम। ठीक, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7। याद रखिएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि, ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि डांडी था। डांडी, जिसने 10 कुमार चरित्रम नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा चोल वंश के बारे में जान लेते हैं। हम बस की पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, चोल साम्राज्य की बात किया जाए तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर में थी। तंजौर। राज प्रथम ने श्रीलंका का पर आक्रमण किया था। वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागना पड़ा था। और राज प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजेश्वर मंदिर को राज प्रथम ने ही बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। राजेश्वर जो है ना, राजेश्वर मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। ठीक है, तो इतना आपको इस बारे में जानना है। राष्ट्रकूट की बात कर लें
राष्ट्रकूट वंश की, तो इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग। इसकी राजधानी की बात करें तो मनकिर, मनकिर या मान्यखेत। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, कृष्ण प्रथम। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने ही करवाया, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। पाल वंश के बारे में, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई थी और गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। बस इससे इतना ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। गुर्जर पतिहार वंश के बारे में बात कर लेते हैं। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम बताया जाता है। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी। इस वंश का प्रतापी शासक मीर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया था, मालवा प्राप्त किया था, हराकर मालवा प्राप्त किया था। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसके काल में अरब का एक यात्री था सुलेमान भारत आया था, ठीक है। हेंग सांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा था। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत का द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, यशपाल था गुर्जर या प्रतिहार वंश का, ठीक है। अब गुर्जर और प्रतिहार वंश की बात हमने कर ली है। अब तोमर की बात करते हैं, तोमर वंश की, ठीक है। तोमर वंश में थोड़ी सी पॉइंट याद कर लीजिएगा। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर था, जो 736 ईस्वी में दिल्ली नगर की स्थापना की थी। इसे अपनी राजधानी तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो ठीक है, इससे ज्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है तोमर वंश से, लेकिन मैंने इतना की पॉइंट आपके लिए रख दिया। सिसोदिया वंश की भी बात कर लेते हैं। इससे भी अभी तक पेट में क्वेश्चन नहीं आया है, बस एक पॉइंट है वो हम आगे बताते हैं। अमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलब्धि में बनवाया था। कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, खानवा का युद्ध। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप था। अब 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था और युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। तो सिसोदिया वंश से बस ये 2-3 पॉइंट याद रखने, एक ये, ठीक है। चंदेल वंश की बात कर ले हम लोग, तो चंदेल वंश की बात कर ले हम लोग। तो चंदेल वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के चंदेल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इस वंश की स्थापना नन्नुख ने 831 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो एमपी में थी। यशोवर्मन खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? यशोवर्धन। तो चंदेल वंश से ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इतना आपको पार्ट 2 में मिला। इसके बाद हम भारत के आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे कि मुस्लिम आक्रमण कब हुए थे, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे भाग 3 में। और पेट के लिए आपको सिर्फ टॉपिक वाइज में की पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और ज्यादा मेहनत भी ना करनी हो। सिर्फ छांट के हमने वही क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार पेट में या यूपी टीएसपीएससी पूछता है, की पॉइंट, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अपने सिलेक्शन के लिए, अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब कर ही सकते हो। और जिस दिन से सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।